Hello students, in this video we will continue further with magnetism. So this is lecture 5 of magnetism. Okay. So अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा या अब तक हम लोगों ने क्या किया है? अब तक हम लोगों ने यही देखा है कि मूविंग चार्जेस जो होता है वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. सो मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. ओके. एंड हम लोगों ने अलग अलग केसेस में ये देखा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, डायरेक्शन क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है. मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने दो लॉज का यूज किया हुआ है. फर्स्ट वन वाज बायो-सावर्ट्स लॉ एंड सेकेंड थिंग दैट वी हैड यूज्ड वाज एम्पियर्स लॉ. सो इन दो लॉज को यूज करके हम लोगों ने अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की है. सो जैसे कोई भी चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसी तरह से हर एक मूविंग चार्ज जो है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप. दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप. ओके, क्लोज्ड लूप के फॉर्म में ये लाइंस होती है. ओके, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप. सो मान लो इफ यू हैव अ चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे इस तरह से होती है. ओके, वो एक पॉइंट से स्टार्ट होती है एंड दे एक्सटेंड टू सम अदर पॉइंट. दे विल नॉट अगेन, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे नहीं होगी. यू वोंट गेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विच इज दिस वे. द रीजन इज बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर. कंजर्वेटिव फील्ड होती है. ओके, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेटिव नहीं होती. कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या होता है? लेट्स से अगर जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से स्टार्ट करते हो और वापस आप इस पॉइंट पे आते हो, तो वर्क डन विल बी जीरो. सो वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो. बट व्हेन वी टॉक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसा नहीं होता. मान लो ये आपकी करंट कैरिंग वायर है, तो इसके आसपास आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसे क्लोज्ड लूप के फॉर्म्स में होंगी. तो विच मीन्स इफ यू टेक अ चार्ज एंड आप इस चार्ज को ऐसे मूव कराओ, वापस यहां पे लेके आओ, तो वर्क डन बेसिकली ऐसे केसेस में वर्क डन. चार्ज नहीं, मैं ये कहूंगा कि मैग्नेटिक मोनोपोल. मान लो कोई एक मोनोपोल है, आइदर अ नॉर्थ पोल और अ साउथ पोल, एंड उस मैग्नेटिक मोनोपोल को अगर जो आप इस क्या कहते हैं अलोंग दिस लूप अगर जो घुमाओगे, तो वर्क डन विल नॉट बी जीरो. देयर विल बी सम फाइनाइट वर्क. इस केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, आप जब वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हो तो वर्क डन इज जीरो, राइट. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसा वर्क डन इज नॉट इक्वल टू जीरो. सो दैट इज वाई मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट कंजर्वेटिव इन नेचर. फील्ड ये नॉन कंजर्वेटिव होती है. ठीक है, इट इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर. फाइन. नाउ इन दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ इज, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्ज व्हेन केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड. सो मान लो कि हमारी ये एक मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है एंड इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमने दो चार्जेस रखे हुए हैं. एक है स्टेशनरी चार्ज, ओके, जिसकी वेलोसिटी इज जीरो, एंड दूसरा यू हैव अ मूविंग चार्ज, लेट्स से विच इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. तो ये जो स्टेशनरी चार्ज होता है, ये जो हमारा स्टेशनरी चार्ज होता है, दिस स्टेशनरी चार्ज व्हेन केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स. एनी फोर्स. ओके, एंड ये जो मूविंग चार्ज होता है, मूविंग चार्ज व्हेन केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. ठीक है. सो स्टेशनरी चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, बट जो आपका मूविंग चार्ज होता है, मूविंग चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. ये मूविंग चार्ज जो है ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. ओके, ठीक है. नाउ वी विल प्रोसीड अहेड. अब थोड़ा और आगे बढ़ता है. ओके, अब ये जो मोशन है, ये मोशन ना रिलेटिव चीज है ना. व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव चीज? मान लो, नहीं, चलो, हाँ, मान लो इफ दिस इज अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर,
तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेशनरी ऑब्जर्वर दिस चार्ज विल अपीयर स्टेशनरी एंड दिस चार्ज विल अपीयर मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, तो उस केस में ये ऑब्जर्वर क्या कहेगा कि इस पे फोर्स विल बी जीरो एंड दिस मूविंग चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. नाउ व्हाट वुड हैपन if you have an observer which is moving in this direction with the same velocity. तो जैसे ये नीचे आ रहा है वो सेम डायरेक्शन में ये भी सेम वेलोसिटी से नीचे आ रहा है. तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर ये जो चार्ज है ये जो आपका चार्ज है ये स्टेशनरी हो जाएगा. एंड अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर उसको ये लगेगा ये चार्ज ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी v. So according to this observer, this will now become a moving charge. So according to this observer, because this is now a moving charge, this will experience a force and this will not experience a force. Correct? क्योंकि according to him ये तो stationary हो गया ना. तो हम जब कहते हैं कि a moving charge or a stationary charge, it all depends upon frame of reference. Now when it all depends upon frame of reference, तो आप फिर मुझे पूछोगे कि तो फिर सर एक्चुअल में है क्या, इस पे फोर्स लग रहा है या इस पे फोर्स नहीं लग रहा है. ओके, नाउ ये समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. Now, electromagnetic force क्या होता है? It is a combination of your force due to electric field and force due to magnetic field. Okay, so let's say you have a charge, okay, which is moving with velocity v in ground frame of reference. Okay, ये ground frame of reference मानता है. ठीक है, charge is q. And it is kept in magnetic and electric field. So इस region के अंदर you also have electric field, you also have magnetic field. Now when you keep charge in electric field, आप लोगों ने पढ़ा हुआ ही है, this charge will experience a force. तो force due to electric field will be equal to charge into electric field. Positive charge होगा तो उस पे force electric field के direction में लगेगा, negative charge होगा तो उस पे force उल्टे direction में लगेगा. एंड बिकॉज दिस चार्ज इज ऑल्सो मूविंग एंड हम लोग ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं. ओके, तो ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दिस इज अ मूविंग चार्ज. सो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द फॉर्मूला क्यू वी क्रॉस बी. यू हैव टू रिमेंबर दिस. सो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. तो वापस ये फोर्स का डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे? तो राइट हैंड यूज करोगे. फिंगर्स जो होते हैं दे विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर. ओके, पाम जो है आपका पाम विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर. तो आप जब v क्रॉस b करोगे तो आपको नेट फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी. आपको थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ f. सो व्हेन यू कीप अ मूविंग चार्ज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, व्हाट वुड हैपन इज, ओके, ये दोनों फील्ड्स को मैं टोटली एक वर्ड यूज करूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. So when you keep a moving charge in electromagnetic field, what will happen is it will experience both electric force and magnetic force. Okay, so total electromagnetic force is equal to force due to electric field plus force due to magnetic field. So total electromagnetic force क्या होगा? Force due to electric field is Q into E, force due to magnetic field is Q V cross B. ठीक है, okay, so I can simply write this as total electromagnetic force Q is equal to E plus V cross B. अच्छा, अब आप दो चीजों को तभी ऐड कर सकते हो व्हेन दे हैव सेम यूनिट्स. सो आई कैन से V क्रॉस B विल हैव द सेम यूनिट्स एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो V क्रॉस B के V इंटू B के वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स सेम होता है. जो इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स होते हैं वही V एंड B के यूनिट्स होता है. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज
ये आपका टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसी को कहा जाता है लॉरेंट्ज फोर्स। ओके, नाउ व्हाट इफ यू हैव, सो ये हम लोगों ने स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये कैलकुलेट किया हुआ है। सो व्हाट वुड हैपन if this observer starts moving? Now when this observer starts moving with same velocity v, तो इसके हिसाब से ये स्टेशनरी हो जाएगा ना, तो इसके हिसाब से इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो ये v जीरो हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द मूविंग ऑब्जर्वर, आई कैन से आपका moving observer with same velocity, I can say electromagnetic force जो होगा that will be equal to Q into E plus 0, क्योंकि according to him इसकी velocity 0 हो जाएगी ना। So then the question is who is correct? ये जो stationary observer है he is correct और he is correct? एक्चुअल में इस पे फोर्स कितना लगेगा, ये लगेगा या ये लगेगा, या फिर फोर्स की वैल्यू जो होती है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है नहीं करती। सो एक्चुअली फोर्स की वैल्यू जो होती है ना वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती, एज लॉन्ग एज यू आर ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो इसकी अगर जो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस ऑब्जर्वर का अगर जो एक्सेलरेशन जीरो है, तो I can say that he is also in inertial frame of reference. Now inertial frame of reference के अंदर क्या होता है कि आपकी जो total electromagnetic field है ना, this remains constant, या it adjusts itself in such a way that your total electromagnetic force remains constant. मतलब whether he is observing or whether he is observing, टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विल बी सेम इन बोथ द केसेस। बट आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो ये एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, यहाँ पे ये जीरो आ रहा है, तो ये कैसे सेम होगा? ये सेम इसलिए होगा क्योंकि अब आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल चेंज। ओके, सो यू कैन नाउ थिंक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से में ऐसा होगा कि दोनों इक्वली डोमिनेंट है, बट किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऐसा होगा कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डोमिनेंट नहीं है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेंट है, तो योर टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज बिहेविंग मोर लाइक एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इन अ नॉर्मल फ्रेम ऑफ रेफरेंस योर टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज बिहेविंग लाइक बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो एज लॉन्ग एज आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हो, ओके, even if this person has some velocity, आपका total electromagnetic force will remain same. So this and this is same. Okay, बस ये electric field and ये electric field, these two fields are different. So let me call this as ground frame of reference and this as moving frame of reference. So आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपकी जो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना, ये टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे इस तरह से डिपेंड करती है कि किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मोर डोमिनेंट, किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैग्नेटिक फील्ड विल बी मोर डोमिनेंट, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दोनों इक्वली डोमिनेंट होता है। ओके, सो आपका जो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज सेम इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एनी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप मेजर करो तो हर एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, इट इज गोइंग टू बी सेम। ठीक है, आई होप दिस इज समथिंग दैट। अच्छा, अब ये कन्वर्जेंस जो है कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और यहां पे ये वैल्यू कितनी है, ये कैसे फाइंड आउट करना है, तो आपको बस ये याद रखना है कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल है ना, तो Q इंटू ई इज इक्वल टू Q इंटू ई जी प्लस V क्रॉस बी। सो ये Q और Q कट हो जाएगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस वुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्लस V क्रॉस बी, वेयर वेलोसिटी इज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है,
फाइन। नाउ अब इस चैप्टर में आगे नेक्स्ट 2-3 वीडियोस में हम लोग बस मैग्नेटिक फोर्स पे ही फोकस करेंगे कि आप जब किसी मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उस मूविंग चार्ज पे कितना वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, हाउ मच फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय दैट मूविंग चार्ज। ओके, सो इसके अंदर फिर हम लोग अलग अलग केसेस जो है वो अलग अलग केसेस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फाइन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। So first thing that we will start off with is direction of moving charge. सी बहुत सारे रूल्स है, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम, इतने सारे रूल्स याद ही मत रखो यार, कंफ्यूज हो जाओगे। एग्जाम आएगी और बस आप ये करते बैठोगे और कंफ्यूज हो जाओगे, लेफ्ट था या राइट था, थंब था या फर्स्ट फिंगर थी। सो इट इज वेरी सिंपल। ये रूल्स कब काम आते हैं? व्हेनेवर यू हैव क्रॉस प्रोडक्ट, राइट? क्रॉस प्रोडक्ट के केस में ही आपको रूल्स चाहिए होता है। सो क्रॉस प्रोडक्ट के केस में बस हमेशा एक ही ये चीज याद रखो ना, ए क्रॉस बी है तो राइट हैंड यूज करोगे, फर्स्ट वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय फिंगर्स एंड सेकेंड वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पाम, तो ए क्रॉस बी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द थंब। ठीक है ना। यूजुअली जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड्स की बात करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड्स इधर इस पेपर के अंदर जा रही होंगी या पेपर से बाहर निकल रही होंगी। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ एन एग्जांपल। लेट्स से यू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज गोइंग इनसाइड, ओके, अंदर जा रहा है। तो इफ यू हैव अ चार्ज, लेट्स से यू हैव अ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज Q which is moving in this direction, velocity V, okay. So in this case the force on this charge will be equal to Q V cross B. ओके, नाउ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ना। आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो माइनस के डायरेक्शन में, वेलोसिटी जो है वो जे डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे को वैसे ही परपेंडिकुलर है। तो आई राइट क्यू वी बी साइन 90, सो दैट इज क्यू वी बी। ओके, अब हमें डायरेक्शन चाहिए ना। आपका डायरेक्शन क्या होगा? फिंगर्स विल रिप्रेजेंट फर्स्ट वेक्टर, तो आपका फर्स्ट वेक्टर ऊपर की तरफ है। पाम विल रिप्रेजेंट द सेकेंड वेक्टर, आपका सेकेंड वेक्टर नीचे की तरफ है तो पाम नीचे की तरफ करो। तो आपका जो थंब होगा वो थंब विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। आपका थंब लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है तो इस पे जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स विल बी टूवर्ड्स लेफ्ट। अच्छा, नाउ यू कैन सी दैट ये जो आपका फोर्स होगा इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू वी ना, क्योंकि ये वी क्रॉस बी जो वेक्टर है दैट इज, ये जो फोर्स है इट इज along V cross B। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट में मान लो C is equal to A cross B, तो हमें पता है ना C is perpendicular to A and also C is perpendicular to B. Yes, so because C is both perpendicular to A and B, उसी तरह से ये जो आपका फोर्स होगा this force will be both perpendicular to velocity and force will always be perpendicular to magnetic field. Now force is perpendicular to velocity, ऐसा आपने कहां पे पढ़ा है? या whenever force is always perpendicular to velocity this rises, this gives rise to which motion? कहां पे पढ़ा है आपने force and velocity perpendicular to each other? Exactly, this is what do you say, observed in circular motion. सो आपका जो सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन में ऐसा ही होता है ना, ये जो चार्ज है, ये अगर जो चार्ज वेलोसिटी v से आगे जा रहा है, ओके, तो एट ऑल पॉइंट्स योर फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। मान लो ये चार्ज यहां पे है तो आपका फोर्स ऐसे होगा, राइट? सो इन दिस केस आई कैन से दैट सिंस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, आई विल से दैट ये जो मैग्नेटिक फोर्स है gives rise to circular motion. अच्छा, moreover I can say that because force is perpendicular to velocity,
तो फोर्स जो है ना वो स्पीड चेंज नहीं कर सकता। हमें पता है ना सर्कुलर मोशन में ये जो फोर्स है ये इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं करता, ये बस फोर्स क्या करता है, इसका डायरेक्शन चेंज करता है। तो आई कैन से मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट चेंज द वेलोसिटी, अच्छा, डज नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ओके, इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन। द डायरेक्शन, ओके। अच्छा, तीसरी चीज आपको ये पता है कि ये फोर्स बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ओके, दिस फोर्स, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स डज जीरो वर्क, क्योंकि यहां पे एफ डॉट एस हमेशा जीरो हो जाता है, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है। सो बाय द सेम लॉजिक ये जो आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है, दिस मैग्नेटिक फोर्स ये जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है, दिस मैग्नेटिक फोर्स विल डू जीरो वर्क, ओके। So magnetic force will not do any work. Okay, fine. Now अब हम लोग अलग अलग केसेस करना स्टार्ट करते हैं। सो एटलीस्ट आपको ये समझ में आया मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है। मैग्नेटिक फोर्स गिव्स राइज टू सर्कुलर मोशन। मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन। एंड मैग्नेटिक फोर्स विल ऑलवेज डू जीरो वर्क। मैग्नेटिक फोर्स कभी भी कोई भी वर्क नहीं करेगा। आपको ये भी पता है कि ये डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, फर्स्ट वेक्टर फिंगर्स, सेकेंड वेक्टर पाम, तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर जो नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज है तो आप फाइनल डायरेक्शन बस उल्टा कर दोगे, ओके। सो और एक एग्जांपल करें ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए, ओके। लेट्स से आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऊपर के डायरेक्शन में, यहां पे हम लोग करते हैं, this is the direction of magnetic field, and you have an electron, this electron is moving in this direction, velocity vector ये डायरेक्शन में। तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा ये आपको निकालना होगा। तो सबसे पहले तो आप राइट हैंड रूल यूज करोगे। सो फर्स्ट फिंगर, मतलब ये फर्स्ट वेक्टर वेलोसिटी है तो फिंगर्स आपकी राइट हैंड साइड की तरफ होंगी, आपका पाम ऊपर की तरफ होगा, तो आपका जो थंब निकल रहा है वो थंब ये डायरेक्शन में आ रहा है ना। बट बिकॉज दिस हैज अ इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज, आप आपका फाइनल डायरेक्शन जो है वो ऊपर दिखाओगे, ओके। सो इन दिस केस द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इज दिस फाइन? श्योर? ओके। नाउ वी विल लुक एट टू केसेस। दो केसेस की हम लोग बात करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ओके। सो now first case is, let's say your magnetic field is inside, okay, and आपकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज दिस वे। So velocity is in I direction, your magnetic field is in minus K direction. So magnetic field and velocity both are perpendicular to each other. So if यहाँ पे, so I can say this is positive charge Q. So charge is projected perpendicular to magnetic field. Now because charge is projected perpendicular to magnetic field, इस केस में चार्ज पे फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, आपके फिंगर्स राइट हैंड साइड की तरफ, पाम जो है वो नीचे की तरफ होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, आपका थंब ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऊपर की तरफ होगा, फोर्स वुड बी अपवर्ड्स, ओके।
नाउ इस फोर्स के वजह से क्या होगा, इस फोर्स के वजह से इसका जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन जो ऐसे जा रहा था वो ऐसे चेंज होगा। अब इसकी वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ये डायरेक्शन में, आपका पाम नीचे की तरफ है, तो आपका जो फोर्स होगा, फोर्स ये डायरेक्शन में होगा। सो योर फोर्स वुड बी इन दिस डायरेक्शन। सो फोर्स विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पॉइंट। ये जो फोर्स होगा ना, ये हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ ही होगा। ओके, एंड इन दिस केस what will happen is ये जो चार्ज है, दिस चार्ज विल कंटिन्यू टू मूव इन अ सर्कल। ये ना कंटिन्यूसली सर्कल में मूव करेगा। ओके, ना अगर जो ये कंटिन्यूसली सर्कल में मूव करेगा तो व्हाट विल हैपन इन दिस केस इज, ओके, सो दिस इज V। ओके, योर मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड। तो इस पे हमें पता है कि ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स ये डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, दिस इज टूवर्ड्स द सेंटर। अच्छा, ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? इट विल बी इक्वल टू QVB। QVB साइन थीटा होता है, बट V एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी। सो आई कैन से ओवर हियर इन दिस केस, व्हेनेवर चार्ज इज प्रोजेक्टेड perpendicular to magnetic field, it leads to pure circular motion, pure UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहां पे स्पीड रिमेन्स सेम, ये हमेशा बस सर्कल में मूव करेगा। अब किसी भी सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको रेडियस की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे रेडियस क्या होगी? सो इट विल बी इक्वल टू mv²/r। This is your centripetal force, and this centripetal force is provided by this magnetic force, that is QVB। तो ये V और V कट हो जाएगा। So in this case, I can say radius is equal to mv/qb. Okay. Now this is very important. You can see that the radius of circular motion is directly proportional to velocity. So radius depends upon mass, it depends upon velocity, it depends upon charge, and it depends upon magnetic field. तो आप मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करोगे तो भी ये वैल्यू ऑफ द रेडियस विल चेंज, आप वेलोसिटी चेंज करोगे तो भी वैल्यू ऑफ द रेडियस इज गोइंग टू चेंज। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, आप चाहिए तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। सो आपको ओमेगा पता है, दैट इज V/r। आपका ओमेगा क्या होगा? V/r, इट इज QB/m। So therefore time period of revolution is 2 pi by omega, so 2 pi m upon QB। ठीक है, so you have time period of revolution and आपको ये भी पता है radius of this, it is mv/qb। okay, नाउ प्लीज रिमेंबर, यहां पे हमने वो केस कंसिडर किया है, दिस इज योर केस 1, जहां पे चार्ज इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस क्या हो सकता है? ओके, आई टेक अ डिफरेंट पेज। अच्छा, इनफैक्ट हम लोग यहीं पे करते हैं सो दैट हम लोग ये रिजल्ट यूज कर पाए। सो वी विल नाउ टॉक अबाउट केस 2। केस 2 में क्या होता है? वेलोसिटी इज नॉट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। सो मान लो आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है। ओके, तो आपकी जो वेलोसिटी है ना, यू लेट्स से यू हैव अ चार्ज। सो ये जो चार्ज है, चार्ज इज लेट्स से ये, इट इज प्रोजेक्टेड दिस वे। सो यहां पे एक ये एंगल क्रिएट हो रहा है। ओके, नाउ इन दिस केस क्या होगा कि लेट्स से इस वेलोसिटी को मैं दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकता हूं। V1 दैट इज V cos थीटा, इसको हम लोग V पैरेलल कहेंगे, एंड दूसरा कंपोनेंट ये होगा दैट इज V sin थीटा, इसको मैं कहता हूं V परपेंडिकुलर। ओके, सो V पैरेलल एक कंपोनेंट होगा, V परपेंडिकुलर जो है, दिस V परपेंडिकुलर वुड बी योर सेकेंड कंपोनेंट। ओके,
नाउ हमें ये पता है कि ये जो कंपोनेंट है दिस इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो इट इज व्हेनेवर वी नो दैट वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, दिस कंपोनेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन, क्योंकि इस कंपोनेंट के वजह से फोर्स लगेगा ना, दैट इज क्यू वी बी, इस पे फोर्स लगेगा, सो ये फोर्स विल बी Q इंटू वी परपेंडिकुलर इंटू बी, क्योंकि फोर्स जो आपका होता है दैट इज V क्रॉस बी, राइट, इट इज ऑलवेज V क्रॉस बी। तो अगर जो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में V एंड B अगर जो सेम डायरेक्शन में है, इफ बोथ द वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, इन दैट केस क्या हो जाएगा कि आपका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा दैट क्रॉस प्रोडक्ट वुड बी जीरो। तो V पैरेलल के वजह से आपका Q V पैरेलल क्रॉस B विल बी जीरो, तो इसके वजह से कोई भी फोर्स नहीं आएगा, बट इसके वजह से परपेंडिकुलर कंपोनेंट के वजह से यू विल हैव दिस फोर्स। ये फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर ऊपर के डायरेक्शन में, आपकी मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड साइड की तरफ है, तो फोर्स जो होगा वो नीचे की तरफ होगा। ओके, फोर्स नीचे की तरफ है तो ये इस तरह से सर्कुलर मोशन में घूमेगा, दिस इज हाउ इट विल मूव इन अ सर्कुलर मोशन, सो फोर्स विल बी डाउनवर्ड्स। ओके, so I can say this will lead to your centripetal force, so I can write this as mv perpendicular square by r। तो यहां पे जो रेडियस होगा, रेडियस वुड बी इक्वल टू m इंटू v परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। ओके, सो दिस इज सिमिलर टू दिस, बस यहां पे इस फॉर्मूला में हम लोग बस परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले रहे हैं, तो हमें ये पता है कि ये इस तरह से ये सर्कल में घूमेगा ये चार्ज। ओके, बट एट द सेम टाइम इसकी एक वेलोसिटी है ही ना, ये वेलोसिटी इसको आगे लेके जाएगी, तो आगे लेके जाएगी तो इसका पाथ कैसा होगा, इसका पाथ जो होगा ना वो ऐसा होगा, ये हेलिकल पाथ कहते हैं इसको, हेलिकल पाथ। ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सर्कल्स इसको कहा जाता है पिच। ओके, एंड दिस पिच विल बी इक्वल टू v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद वो यहां पे पहुंच रहा है ना, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज 2 pi m by qb, it does not depend on velocity, so v cos theta into time period is going to be same, this is 2 pi m by qb। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दीज टू केसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट।